अच्छी किताबें और अच्छे लोग। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। 1, 2, 3, come on! जय हिंद दोस्तों, इंडियन कॉमर्स एकेडमी में आपका स्वागत है और मैं हूं मुकेश, जहां आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज वीडियो। हाँ दोस्तों, टॉपिक वाइज वीडियो, पर्टिकुलर हर एक टॉपिक का एक वीडियो रहेगा जिसके अंदर डिटेलिंग में आपको समझाया जाएगा और उस पर बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको नोट कराए जाएंगे। आज हम पढ़ेंगे साझेदारों की विशेषताओं के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी की सबसे पहली विशेषता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना, 2 और मोर देन 2 पर्सन। साझेदारी की स्थापना के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है, क्योंकि कोई भी अकेला व्यक्ति स्वयं का साझेदार नहीं हो सकता। साथ ही ऐसे व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन कंपनी विविध नियम 2014 के नियम 10 के अंतर्गत यह संख्या 50 तक सीमित कर दी गई है। 2 or more than 2 persons. There must be at least 2 persons to form a partnership and all such persons to be competent to contract. The government has prescribed the maximum number of partners in a firm to be 50 by Rule 10 of the Companies Miscellaneous Rules 2014. जी हाँ, साझेदारी करने के लिए न्यूनतम 2 लोग जरूरी हैं। उसके बाद उन लोगों के अंदर अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। अनुबंध करने की क्षमता का मतलब है अवयस्क नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए और कानून द्वारा अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। अवयस्क का मतलब होता है कि जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो। दूसरा, पागल का मतलब जो मेंटली रूप से डिस्टर्ब हो। और कानून द्वारा अयोग्य घोषित का मतलब है जिसको कोर्ट ने इंसॉल्वेंसी या दिवालिया घोषित कर रखा है या जिस पर विचाराधीन केस चल रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को साझेदार नहीं बनाया जाता। इंपॉर्टेंट बात, साझेदारी में न्यूनतम 2 लोग होने चाहिए, लेकिन अधिकतम कितनी संख्या होगी इसके बारे में साझेदारी में कहीं कोई उल्लेख ही नहीं है। लेकिन कंपनी विविध नियम का नियम 10 ये कहता है कि साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 होगी। जी हाँ, 50 से अधिक व्यक्ति साझेदारी में नहीं हो सकते। साझेदारी की दूसरी विशेषता है साझेदारों के मध्य अनुबंध होना, एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स। साझेदारों का जन्म समझौते के द्वारा होता है, अतः साझेदारों के मध्य समझौता होना आवश्यक है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 5 के अनुसार साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है, किसी स्थिति के कारण नहीं। बिना ठहराव के साझेदारी का जन्म नहीं हो सकता। Agreement among partners. Partnership comes into existence by an agreement. According to Section 5 of Indian Contract Act, partnership arises from contract and not from status. Where there is no agreement, there cannot be a partnership. जी हाँ, साझेदारों के मध्य दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु उनके मध्य अनुबंध का होना भी है। अनुबंध लिखित हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, लेकिन भविष्य में किसी विवाद से बचने के लिए लिखित अनुबंध मान्य रहता है। केवल 2 लोगों के मिलकर कारोबार करने से वे साझेदार नहीं होते, उनके बीच में ठहराव होना जरूरी है। साझेदारी का जन्म कानून के प्रभाव या उत्तराधिकार के प्रभाव से भी नहीं होता, वह तो केवल ठहराव से यानी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट से ही होता है। साझेदारी की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है लाभों का विभाजन यानी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। किसी भी साझेदारी फर्म का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना व उसे साझेदारों के मध्य बांटना होता है। साझेदार का लाभ में हिस्सा होना महत्वपूर्ण है, परंतु हानि में हिस्सा होना आवश्यक नहीं है। जैसे अवयस्क साझेदार का केवल फर्म के लाभों में हिस्सा होता है, हानियों में नहीं। लेकिन विपरीत अनुबंध के अभाव में हानियों को भी लाभों के अनुपात में बांटा जाता है। Sharing of profits. The object of partnership must be to make profit. Profit must be distributed among the partners in an agreed ratio. जी हाँ, साझेदारी का प्रमुख उद्देश्य लाभों को साझेदारों के मध्य बांटना है।
अब यह किस अनुपात में बांटा जाएगा, ये तो एग्रीमेंट में लिखा होगा, उसी अनुपात में बांटा जाएगा। लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं है तो साझेदारों के मध्य लाभ या हानि बराबर में बांटी जाएगी। साझेदारी की चौथी विशेषता कैरेक्टरिस्टिक्स है व्यवसाय का होना, कैरिंग ऑन अ बिजनेस। साझेदारी के गठन का उद्देश्य किसी वैध व्यवसाय को चलाना होना चाहिए। व्यवसाय शब्द में प्रत्येक व्यापार, धंधा व पेशा, ट्रेड, वोकेशन एंड प्रोफेशन शामिल है। Carrying on a business. A partnership is formed to do a lawful business. Business includes every trade, vocation and profession. साझेदारी के गठन का उद्देश्य किसी वैध व्यवसाय को चलाना होता है। अब वैध व्यवसाय से मतलब कि जो कानून की दृष्टि से सही हो। यदि किसी संस्था का गठन धार्मिक कार्यों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए, सामूहिक कार्यों के लिए अगर किया जाता है तो उसे हम साझेदारी नहीं कहते हैं। पांचवी साझेदारी की विशेषता है कि व्यवसाय का संचालन उन सभी के द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक के द्वारा किया जा सकता है। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कानूनी रूप से व्यवसाय के संचालन में सभी साझेदार भाग ले सकते हैं, परंतु व्यवसाय का संचालन उन सभी की सहमति से कोई भी साझेदार कर सकता है, क्योंकि प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट भी होता है और स्वामी भी। The partnership business must be carried on by all or any of them acting for all. Every partner, while carrying on the business of the firm, stand in the position of an agent as well as principal. व्यवसाय के संचालन सभी साझेदारों की सहमति से कोई भी साझेदार कर सकता है। इसके लिए सभी साझेदारों का उपस्थित रहना जरूरी नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। XYZ 3 पार्टनर हैं, वो माल खरीद कर बेचते हैं। तो माल खरीदते सपोज दिल्ली से खरीदते हैं और उदयपुर में बेचने का काम करते हैं। तो X रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि मैं दिल्ली से माल खरीद के लाऊंगा, Y रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि मैं ऑफिस के अंदर मैनेजमेंट का काम संभालूंगा, और Z रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि माल को मैं डिलीवर करूंगा, सप्लाई करूंगा। अगर तीनों मिलकर के दिल्ली में माल लेने चले जाए तो इधर पीछे कौन संभालेगा? इसलिए तीनों अपना अपना काम डिवाइड कर लेते हैं। अगर व्यवसाय में जो भी प्रॉफिट होगा उसको आपस में शेयर कर लेंगे, और लॉस हो गया तो इसके लिए किसी एक को रेस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएंगे। रेस्पॉन्सिबल इसलिए नहीं ठहरा सकते क्योंकि हर एक पार्टनर अपने आप में एक एजेंट भी है और ऑनर भी है, यानी अभिकर्ता भी है और स्वामी भी है। 6 नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स है अधिनियम यानी एक्ट। साझेदारी व्यवसाय भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 द्वारा संचालित होता है। Act, business partnership is governed by the Indian Partnership Act 1932. जी हाँ, पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत काम करता है। जैसे कि धारा 4 में हमने परिभाषा भी देख चुके हैं। पार्टनरशिप की 7th कैरेक्टरिस्टिक्स है असीमित दायित्व यानी अनलिमिटेड लायबिलिटी। साझेदारी में प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है। अन्य शब्दों में साझेदार के समस्त दायित्व के लिए प्रत्येक साझेदार संयुक्त व पृथक दोनों प्रकार से उत्तरदायी होता है। Unlimited liability. The liability of a partner for act of the firm is unlimited. All the partners are liable jointly and severally to third party for all the acts of the firm. यदि भविष्य में फर्म के अंदर कोई भी दायित्व उत्पन्न होता है, यानी कि कोई भी लायबिलिटी क्रिएट होती है, तो उसके रेस्पॉन्सिबल सभी पार्टनर रहेंगे। तो चाहे उसका पेमेंट वो कलेक्टिवली रूप से करे या इंडिविजुअली रूप से करे, पर करना तो उन सभी को है। अब साझेदारी की अंतिम और 8वीं महत्वपूर्ण विशेषता पृथक अस्तित्व नहीं, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। साझेदारी फर्म का साझेदारों से पृथक अस्तित्व नहीं होता है। अस्तित्व अलग न होने से आशय यह है कि फर्म से संबंधित सभी अनुबंध फर्म पर लागू होने के साथ साथ प्रत्येक साझेदार पर भी संयुक्त व व्यक्तिगत रूप से लागू होते हैं। No separate existence. A partnership firm is not a separate legal entity from its partners. 11th में हमने पढ़ा था व्यवसाय और उसका मालिक दोनों का अस्तित्व अलग अलग होता है, यानी कि सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के बारे में हम पढ़ चुके थे। लेकिन यहाँ पार्टनरशिप में पढ़ने मिल रहा है कि साझेदारी और साझेदारों का अस्तित्व अलग अलग नहीं है, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि अगर जो रूल साझेदारी फर्म पर लागू होंगे वही प्रत्येक साझेदार पर भी लागू होंगे, यानी कि फर्म जितनी रेस्पॉन्सिबल होगी उतने ही रेस्पॉन्सिबल समस्त साझेदार यानी सभी साझेदार होंगे। दोस्तों ये थी 8 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप यानी कि 8 साझेदारी की विशेषताएं।
अब हम इस पे बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।